नमस्कार, मैं आप सभी का आज की रीजनिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो प्यार और स्नेह मेरे वीडियोस को दिया है, मैं उसके लिए हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि वास्तव में हमें कुछ मैटर पढ़ने को मिल रहा है तो आपसे एक निवेदन भी है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको उचित लगे तो इन्हें सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके सहयोग से हमारी ये मेहनत सफल हो जाए और हम आपको रोजाना नए से नए अपडेट देते रहें। धन्यवाद। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, रीजनिंग में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में काम आने वाली इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, वार, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, सदी, संवत, इन सब के बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद में अपन ने बात की थी कैलेंडर के प्रकार की, जिसमें कैलेंडर दो प्रकार का था, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर और एक पंचांग। पंचांग में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर में सबसे पहले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इन सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया गया। उसके बाद में सबसे पहली टाइप जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्नों पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न की पहचान होती है कि इसमें किसी एक तारीख का वार दिया जाता है और दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। सबसे पहले अपने को इन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करने, और यहाँ पर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जब दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करते हैं तो उसमें इन दोनों तारीखों को शामिल नहीं करके इनमें से केवल एक ही तारीख को शामिल किया जाता है। उसके बाद जो कुल दिन प्राप्त होते हैं उन कुल दिनों में अपन भाग देते हैं 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि अपने को वार पूछा जाता है और वारों के सही और निश्चित क्रम को सप्ताह कहते हैं, जिसमें कुल 7 वार होते हैं, इसलिए 7 का भाग देते हैं। कुल दिनों में 7 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाता है इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। जो शेष बचते हैं वो उस प्रश्न में दिए गए किसी तारीख के वार में या तो जोड़ देते हैं और या घटा देते हैं। जोड़ना तो कब है, जब उस तारीख से, जिस तारीख का वार दे रखा है उस तारीख से आगे की तारीख का वार पूछता है, तब तो प्राप्त शेष फल को दिए गए वार में जोड़ा जाता है, और अगर उसके पीछे की किसी तारीख का वार पूछा गया है तो फिर प्राप्त शेष फल को दिए गए वार में से घटा देते हैं। जिनमें से एक दिनों पर आधारित क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें जिस तारीख का वार दिया जाता है और जिस तारीख का वार पूछा जाता है उन दोनों में महीना तथा वर्ष समान रहता है। मतलब किसी समान वर्ष के समान महीने की अलग अलग तारीख के वार के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको बताकर 2-4 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। आज अपन उससे अगले सवाल की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखकर उसके माध्यम से टाइप समझा देता हूं, फिर उस क्वेश्चन को हल करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखूं कि 12 मार्च 2019 को रविवार है, तो 14 नवंबर 2019 को क्या वार होगा? ये एक सवाल है साहब। इस सवाल के मैं आपको 2-3 तरीके हल करने के बताऊंगा। उनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन के मूल कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं, कहना क्या चाहता है। देखिए, इसने आपको 12 मार्च 2019 का वार दिया है, और कौन सा वार दिया? रविवार। और इसके बाद में इसने पूछा है 14 नवंबर 2019 का वार आपको पूछा है। वही बात, किसी एक तारीख का वार देकर किसी दूसरी तारीख का अगर वार पूछा जाता है तो वह प्रश्न सदैव अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर से संबंधित होता है। और अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन में महीना वर्ष और वर्ष दोनों समान थे, वैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वर्ष समान है। 2019 मतलब एक ही वर्ष के
दो अलग अलग महीनों के बारे में बात की गई है, जिनमें से एक तो मार्च महीने के किसी तारीख का वार देकर नवंबर महीने के किसी तारीख का वार पूछा गया है। इन दोनों में वर्ष समान है, महीने अलग अलग है, इसलिए इस टाइप को महीनों पर आधारित टाइप के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर की दूसरी टाइप है जो महीनों पर आधारित है, जिसमें किसी समान वर्ष के अलग अलग महीनों की तारीखों के मध्य वारों के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। उसके माध्यम से एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। चलिए सर, अब अपन इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आराम से सुने, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कहा कि जब एक तारीख का वार देकर दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है तो अपन सबसे पहले उन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करते हैं। दोनों तारीखों के बीच के अगर दिन ज्ञात करने हैं तो उसके लिए आप एक चीज देखो, कौन से महीने का तो दिया है मार्च, और कौन से का पूछा है नवंबर। तो मार्च 12 मार्च से लेकर 14 नवंबर, अपने दिमाग में कैलेंडर को रखकर इन दोनों तारीखों के बारे में अगर अपन सोचें कि 12 मार्च से चलकर अगर अपन 14 नवंबर तक जाते हैं तो उसमें इन दोनों के बीच में जो महीने आते हैं वो तो पूरे पूरे काउंट होंगे भाई। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे के सारे 7 महीने तो पूरे पूरे शामिल होंगे। लेकिन मार्च महीना और नवंबर महीना पूरा पूरा अपनी गिनती में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मार्च महीना ना ही तो मार्च महीना पूरा का पूरा शामिल हो रहा है और ना ही नवंबर महीना पूरा का पूरा शामिल हो रहा है। इसलिए अपन इनके बीच के कुल दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कौन कौन से महीने तो पूरे काउंट होंगे। एक तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने इनमें पूरे पूरे शामिल होंगे। मतलब अप्रैल महीना होता है 30 दिन का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का और अक्टूबर 31 का। ये महीने तो पूरे पूरे गिनती में आएंगे। लेकिन अब बात रह गई किसकी, मार्च और नवंबर की। इनमें से क्या होगा, देखिए मार्च महीने की शुरुआत कहां से होगी, 12 तारीख से। 12 मार्च के आगे जा रहा है तो इसका मतलब 12 मार्च के अगर आगे जाता है तो 12 मार्च से आगे वाले दिन इसमें काउंट होंगे। जबकि अक्टूबर के बाद में ये वाला महीना कौन सा है, नवंबर, इसके कितने दिन होंगे, 14, तो इसमें 14 दिन शामिल होंगे। जिसके लिए आप सीधा सीधा अगर ध्यान रखना चाहो तो महीने पर आधारित टाइप के लिए सीधा सीधा ध्यान रख सकते हो कि जो महीना कैलेंडर के अनुसार पहले आता है, चाहे कोई भी महीना हो, कैलेंडर के अनुसार जो कैलेंडर के 12 महीनों का क्रम है उसके अनुसार जो महीना पहले आता है उस पहले वाले महीने के तो लिए जाएंगे शेष दिन, और जो महीना बाद में आता है उस वाले महीने के लिए जाएंगे समान दिन। जितने दिन दे रखे उतने के उतने। ये लीजिए साहब, ये इन दोनों महीनों की होगी, बीच वाले महीने पूरे पूरे काउंट होंगे। जो महीना पहले आता है, अब आपको पता है मार्च और नवंबर में से कैलेंडर के क्रम के अनुसार पहले कौन आता है, मार्च। तो मार्च के शेष दिन, मार्च टोटल कितने दिन का होता है, 31। तो 31 में से 12 दिन चले गए तो कितने बच गए, 19। मार्च के तो आगे 19 दिन। और ये जो नवंबर महीना है इसके है जितने के जितने दिन ही लेने हैं, इसके 14 दिन है तो ये लो 14 के 14। ये ले जैसा प्रत्येक महीने के दिन अपन ने ले लिए। अगर अपन इन सभी को जोड़ देते हैं तो अपने को इन दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन प्राप्त हो जाते हैं। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 या 21, 214, 214 और 14, 228 और 19, 247। कुल 247 दिन प्राप्त हो रहे हैं। अब ये 247 जो कुल दिन है, इन कुल दिनों में अपन भाग देंगे किसका, 7 का। 7 का भाग दिया तो आया 7 या 21, बच गया कितना, 3। 3 के आगे 7 लगाया तो 37, 7 पंजो 35 और शेष बच गया 2। मैंने आपको फिर बताया था, आप याद करो, जो मैंने इसकी थ्योरी बताई थी उसमें मैंने आपको कहा था दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन ज्ञात करके उसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग उसमें कितनी बार जा रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है केवल शेष दिनों से। शेष कितने बच रहे हैं, 2। जो शेष बच रहे हैं वो अपन दिए गए वार में या तो जोड़ेंगे और या घटाएंगे। तो रविवार में 2 जोड़ना है या घटाना है, और इस चीज का निर्धारण होगा किसके अनुसार, आप ये देखिए इस तारीख का वार दे रखा है,
तो आपको यह देखना है कि इसके आगे की तारीख का वार पूछा है, इससे पीछे की तारीख का वार पूछा है। तो 14 नवंबर तो 12 मार्च के बाद में आता है। आगे की तारीख का वार पूछा है तो इसमें 2 दिन जुड़े, रविवार में 2 जोड़ दिया। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? मंगलवार। ये लीजिए सर, ये आपका पहला तरीके से क्वेश्चन, ये पूरे मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि पूरे तरीके से अगर अपन इस क्वेश्चन को हल करें तो कैसे करेंगे। अब अगर आप इसको पूरे तरीके से नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका कि अगर अपन इससे भी कम समय में इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, एक तो बात हुई है कौन सी? 12 मार्च, और दूसरा महीना जिसका वार पूछा है वो कौन सा है? 14 नवंबर। बीच वाले महीने पूरे पूरे काउंट होंगे। आप पहले इस महीने को देखो, मार्च और नवंबर में से पहले कौन सा महीना आता है? मार्च। मार्च के अपने को लेने हैं क्या? शेष दिन। 31 में से 12 चले गए, कितना बच गया? 19 दिन। और इसके कितने लेने हैं? 14 दिन। अब आपको देखो क्या करना है, आपको जितने भी दिन प्राप्त होते हैं उन दिनों में साथ साथ के जो जोड़े हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7 दिन के वारों का क्रम सदैव निश्चित होता है। आज जो वार है अगर उसमें 7 जोड़े चाहे 7 घटाएं, चाहे 14 जोड़े चाहे 14 घटाएं, चाहे 21 जोड़े चाहे 21 घटाएं, चाहे 28 जोड़े या 28 घटाएं, 7 के गुणज जोड़ने या घटाने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल वार में फर्क पड़ता है 7 के अलावा जो शेष बचते हैं उस पर। जैसे अगर आज के वार में 8 दिन जोड़ने हो, आज वार है रविवार, अगर रविवार में 8 जोड़ने हो तो बिल्कुल रविवार पर फर्क पड़ेगा। रविवार में 7 जोड़ने होते तो रविवार ही आता है, लेकिन 8 जोड़ने तो क्या आएगा? सोमवार। लेकिन वही बात, अपने को 8 जोड़ने की आवश्यकता क्या है? अगर रविवार में 8 दिन जोड़ने हैं तो अपन एक ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि 7 दिन के सप्ताह का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार अगर अपन को 10 दिन जोड़ने हैं तो 10 क्यों जोड़ेंगे? अपन 3 ही दिन जोड़ेंगे। मान लीजिए अपने को 16 दिन घटाने हैं तो 16 दिन क्यों घटाएंगे? अपन 2 ही घटाएंगे, क्योंकि 16 में 7 दूनी 14, 2 सप्ताह तो निकल गए, उसका क्या फर्क पड़ने वाला। इसलिए आपको यहां पर क्या करना है कि जो 7-7 के गुणज निकल रहे हैं या 7-7 के जो जोड़े बनते हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब है शेष दिनों से। तो अपन शुरू से ही यहां पर शेष दिन लेते हुए चलेंगे। जैसे 19 दिन जो है, इन 19 दिन में 7 दूनी 14, 2 सप्ताह निकल गए, शेष केवल कितने बच रहे हैं? 5। तो अपन 5 ही दिन लेंगे, बाकी दिनों से अपने को कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार नवंबर के 14 दिन है, 14 दिन में 2 सप्ताह पूरे पूरे निकलते हैं तो इसके कितने लेंगे? 0। चलिए साहब, अब बीच वाले महीने, मार्च के बाद में कौन सा महीना है? अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 30 दिन से अपने को क्या मतलब? अपने को लेने तो 30 पूरे हैं, लेकिन तो अपने को जब वार ही ज्ञात करना है तो 30 दिन क्यों गिनेंगे? अपन केवल 2 ही गिनेंगे, क्योंकि 30 दिन में 7 चौका 28, 4 सप्ताह निकल जाते हैं, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। अप्रैल के अपन कितने दिन लेंगे? 2। अगला महीना है मई। मई 31 दिन का होता है। 31 में 7 चौका 28, 4 सप्ताह निकल गए तो दिन बच गए 3। मई के बाद जून। जून के वही 30 दिन है तो लेंगे 2। जून के बाद जुलाई। जुलाई के 31 दिन होते हैं तो कितने ले लेंगे? 3। आपको सिर्फ सप्ताह निकालते हुए चलना है, जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो दिन यहाँ ले लेने हैं। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त भी 31 दिन का होता है तो इसके भी कितने बच जाएंगे? 3। फिर सितंबर। सितंबर के कितने दिन होते हैं? सितंबर होता है 30 दिन का। 30 में 28 दिन निकल गए तो 2। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर 31 दिन का होता है। 31 में से 28 दिन के 4 सप्ताह निकल गए तो कितने बच गए? 3। और ये नवंबर है। ये लीजिए साहब, ये 12 मार्च से लेकर 14 नवंबर तक के सारे शेष दिन आ चुके हैं। अब अपन सारे टोटल दिनों को क्यों जोड़ेंगे? केवल शेष को जोड़ेंगे। और शेष भी अगर अपन जोड़ें तो उन शेष में भी जहां पर 7-7 के जोड़े बनते चले जाएं उनको अपन हटाते चलेंगे, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, ताकि कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। जैसे 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 का लेंगे अपन 0। 3 और 2 5 और 3 8। 8 दिन है, 8 का केवल अपन कितना लेंगे? 1। इसी प्रकार 3 3 6 और 2 8। 8 का अपन केवल कितना लेंगे? 1। और ये 0 है ही है।
केवल इतने ही शेष दिन बच रहे हैं। तो शेष कितने बचे, एक एक दो, केवल दो शेष बच रहे हैं। अपने को केवल शेष से मतलब होता है, इसलिए ये जो दो शेषफल बचे हैं ये दिए गए वार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिनमें एक बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि घटाना नहीं है, इस क्वेश्चन में जोड़ना है। तो आप ये तो जो दो शेष बच रहे हैं, ये दो शेष अपन जोड़ देंगे किसमें, रविवार में। रविवार प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों के दोनों तरीके, पहले में अपन ने पूरे दिन लेके काउंट कर दिया, आंसर मंगलवार है। दूसरे में अपन ने केवल शेष दिन लेकर काउंटिंग की, केवल मंगलवार है। अगर मान लीजिए आप इन दोनों ही तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं हो, पहली बात तो ये तरीका अच्छा है, समय कम लगता है, प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद में ये तरीका अपने आप को लुभाने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर ये तरीका भी दिमाग में न बैठे तो फिर इसका तीसरा तरीका, जिसके माध्यम से आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जब ऐसी बात आती है तो यहां तक का तरीका सभी का पढ़ा हुआ होता है, लेकिन मैं जो इसके तीसरे तरीके की बात कर रहा हूं, उस तरीके के लिए अपने को आवश्यकता पड़ती है पंचांग की। जहां पंचांग की बात आ रही है, जिनका पंचांग पढ़ा हुआ है उनकी बात समझ में आ रही होगी। देखिए इसने कौन सी तारीख का वार दिया, 12 मार्च। 12 मार्च का क्या है, रविवार, और पूछा किसका है, 14 नवंबर। वर्ष कौन सा है, वर्ष है 2019। बताइए साहब, 2019 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? 2019 एक साधारण वर्ष है। अब आप मुझे ये बताइए साहब, साधारण वर्ष में अपन क्या करेंगे, इस 12 मार्च का या मार्च जो महीना है इसका पंचांग वाला महीना देखेंगे, क्योंकि मार्च का जो पंचांग महीना होता है उसकी 12 तारीख का वार इसके साथ समान होता है। याद कीजिए, मैंने आपको पंचांग में बताया था कि कोई भी दो महीने जो परस्पर पंचांग के महीने कहलाते हैं उनकी समान तारीख का वार भी सदैव समान होता है। इसलिए साधारण वर्ष में अगर अपने को मार्च का पंचांग महीना देखना है तो शब्द आया था अपने सामने फरमान। मतलब कौन कौन से महीने पंचांग के महीने थे, महीने थे अपने सामने फरवरी, मार्च और नवंबर। ये तीनों महीने किसी भी साधारण वर्ष में पंचांग के महीने होते हैं। मतलब इन तीनों महीनों की समान तारीख का वार भी क्या रहता है, समान रहता है। 2019 में अगर 12 मार्च को रविवार है तो 12 फरवरी को भी रविवार होगा और 12 नवंबर को भी रविवार होगा। फरवरी से अपने को क्या मतलब, अगले ने नवंबर का पूछा है तो चलिए साहब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि मार्च और नवंबर पंचांग महीने हैं, तो 12 अगर मार्च को रविवार है तो 12 नवंबर को भी क्या होगा, रविवार। और अगर 12 नवंबर को रविवार है तो 14 नवंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये इसका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब अपने को पंचांग के महीने पता हो, या पंचांग के जो 9 महीने हैं उन 9 महीनों में आपस में जोड़े बताओगे कौन से महीने का पंचांग महीना कौन सा होता है। सॉरी, चलिए सर 3 तरीके बताएं, आशा करता हूं तीनों तरीके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादा कारगर तरीके ये दोनों ही। अगर ये वाला तरीका लगा सकते हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है, आराम से सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 2 4 5 एग्जाम्पल अपन इस टर्म पर और बात करते हैं, उसके बाद 4 5 एग्जाम्पल मैं आपको खुद को करने के लिए दूंगा, जो आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में यह तरीका बैठ जाए तो दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 अप्रैल 2007 को शुक्रवार है, तो 22 अगस्त 2007 को क्या वार हुआ।
ये अपने सामने क्वेश्चन है साहब। अगले ने ये क्वेश्चन पूछा है, अब अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वही 3 तरीके एक बार मैं वापस बता रहा हूं, लेकिन उनमें से पहले तरीके से चलो कोई बात नहीं, उस तरीके के बारे में अपने एक बार बात कर चुके हैं। सेकंड मेथड से अपन बात करते हैं। अगले ने ये कहा है कि 16 अप्रैल 2007 को वार है शुक्रवार, और फिर पूछा है कि 22 अगस्त 2007 को क्या वार होगा। सबसे पहली बात, दोनों में 2007 सेम है, केवल महीने अलग अलग है, तो इसका मतलब ये टाइप किस पर आधारित हो गई, महीनों पर आधारित है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों के दोनों तारीखों के बीच के कुल दिन लेने हैं। बीच के दिन अगर लेंगे तो अप्रैल और अगस्त के बीच में मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने हैं। इन तीनों महीनों के तो टोटल दिन ले रहे हैं, लेकिन यहां पर जब अपने वार की बात कर रहे हैं तो टोटल से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ मतलब है शेष दिनों से। और ये वाले जो महीने हैं, इनमें से पहले जो महीना आएगा उसके तो क्या लेने हैं, शेष दिन, और जो बाद में महीना आएगा उसके लेने हैं समान दिन। अप्रैल और अगस्त में से कैलेंडर के अनुसार पहले अप्रैल आता है, इसलिए इसके शेष दिन लेंगे। अप्रैल टोटल 30 दिन का होता है, 30 में से 16 निकल गए, बच गए कितने, 14, और इसके हैं जितने के जितने ले लेंगे 22। अब देखिए, बात अपने को केवल शेष दिनों की करनी है। शेष दिनों की करेंगे तो इसमें 7 या 21, केवल एक ही दिन बचा। जुलाई के टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में 7 दिन के 4 सप्ताह बढ़ गए, 7 चौक 28, केवल शेष कितना बचा, 3। जून 30 दिन का होता है, 30 में से 7 के 4 सप्ताह निकल गए, 7 चौक 28, दिन कितने बच गए, 2। मई के 31 दिन होते हैं, 31 में से 7 के 4 सप्ताह निकल गए, शेष कितने बच गए, 3। और ये जो अप्रैल महीना है, इसके 14 दिन का मतलब शेष हो गए 0। ये लीजिए साहब, ये टोटल शेष दिन अपने सामने आ गए। लेकिन अब अगर इन शेष दिनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी जो 7 का जोड़ा बनेगा या 7 के जो सप्ताह बनेंगे उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। 3 और 2 5, 3 8 और 1 9, कुल दिन आए हैं 9, लेकिन अपन 9 की जगह केवल कितने दिन लेकर चलेंगे, 2 दिन शेष बचे हैं साहब। अपने को केवल मतलब इन 2 ही दिनों से है। 2 दिन जो बचते हैं वो दिए गए वार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब आप ये देखो कि अगले ने अप्रैल महीने का वार देकर अगस्त का पूछा है, तो अप्रैल के बाद में अगस्त आता, आगे की तारीख का वार अगर पूछता है तो शेष पल को इस वार में जोड़ देंगे, तो शुक्रवार प्लस 2 बराबर आंसर क्या आ गया, रविवार। ये अपने क्वेश्चन का तरीका। अब वही बात, अगर अपन इस तरीके से नहीं करके सीधा करना चाहे, कॉन्सेप्ट से अगर अपन चलें और डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे। देखो साहब, कौन सी तारीख का आपको वार दे रखा है, 16 अप्रैल 2007 क्या है, साधारण है या लीप है, साधारण है। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का पंचांग महीना कौन सा है, याद कीजिए, शब्द था अंजू। अप्रैल का पंचांग महीना है जुलाई, तो 16 अप्रैल को अगर शुक्रवार है तो 16 जुलाई को भी क्या होगा, 16 जुलाई को भी वार हो जाएगा शुक्रवार। लेकिन इसने किसका पूछा है, इसने पूछा है आपको 22 अगस्त का। इसने 22 अगस्त का पूछा है, कोई बात नहीं, 22 अगस्त का भी निकाल लेंगे। आप एक काम करो ना, आप केवल 1 अगस्त का निकाल लो। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त का और 22 अगस्त का तो वार सेम नहीं होता है। 1 और 22 के बीच में 3 सप्ताह रहेंगे। अरे भाई, किसी भी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 19 तारीख, 29 तारीख के तो वार सेम होते हैं। तो अपन केवल 1 अगस्त का वार निकालेंगे। मैं सीधा करने का मतलब अपन डायरेक्ट करें, पेन नहीं चलाना पड़े, तो उसके लिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 16 अगस्त का अपने सामने वार आ गया, क्या, शुक्रवार। 16 का अगर शुक्रवार है तो 7 दिन बाद में 23 का भी शुक्रवार और 30 का भी क्या होगा, शुक्रवार। अपने को किसका चाहिए, अपने को चाहिए 1 अगस्त का। अब आप देख लीजिए, 30 जुलाई को अगर शुक्रवार है तो जुलाई 31 दिन का होता है, 31 का शनिवार हो जाएगा, 1 अगस्त का क्या हो जाएगा, रविवार। और अगर 1 अगस्त को रविवार है तो 22 अगस्त को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ये इसका सिस्टमेटिकली तरीके से अगर अपन पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को काम में लेकर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये तरीका है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन जैसे मैं और बात करूं
किसी वर्ष का बाल दिवस शनिवार को आता है तो उसी वर्ष का वैलेंटाइन डे किस वार को आएगा? ये क्वेश्चन है साहब अपने सामने। किसी वर्ष का बाल दिवस शनिवार को आता है तो उसी वर्ष का वैलेंटाइन डे किस वार को आएगा? पहले तो अपने को इन दोनों तारीखों के डेट पता होनी चाहिए कि किसी वर्ष में बाल दिवस तो कब आता है और वैलेंटाइन डे कब आता है। देखिए वैलेंटाइन डे तो लगभग सभी को याद रहता है। वैलेंटाइन डे तो आता है 14 फरवरी। और एक बात मैं और बता देता हूं, यहां पर अगले ने वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो कॉमन सेंस के कुछ एक पॉइंट है। अगर किसी वर्ष के बारे में कुछ भी न कहा जाए तो उस वर्ष को साधारण वर्ष ही माना जाएगा, अर्थात उसमें फरवरी महीना 28 दिन का ही माना जाएगा। अगर किसी वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो उस वर्ष को साधारण वर्ष माना जाता है। तो अपने सामने ये क्वेश्चन आ गया, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, इसका वार अगले ने पूछा है। और बाल दिवस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बनाया गया है वो होता है 14 नवंबर। अगले ने ये कहा है कि किसी भी साधारण वर्ष की 14 नवंबर को अगर शनिवार है तो उसकी 14 फरवरी को क्या वार होगा? ये अपने सामने साफ क्वेश्चन आ गया। अब अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है। पहले मैं शेष दिनों के हिसाब से बता देता हूं कैसे हल करना है। देखिए साहब, फरवरी और नवंबर महीने के बीच के जो महीने हैं वो महीने तो पूरे काउंट होंगे, मतलब उनमें 7-7 के जोड़े निकालकर जो शेष दिन बचेंगे केवल वो शेष दिन अपन ले लेंगे। अब बात रही इन दोनों महीनों की। फरवरी और नवंबर में से कैलेंडर के अनुसार पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी। जो महीना पहले आता है उसके अपन शेष दिन लेंगे। फरवरी महीना अगर वर्ष के बारे में कुछ ना कहे तो 28 दिन का होता है। 28 में से 14 दिन निकल गए तो कितने दिन रह गए? 14। फरवरी के तो लेंगे 14 और बाद वाले महीने के हैं जितने के जितने लेंगे, मतलब इसके भी कितने दिन लेंगे? 14। अब बात करते हैं बीच वाले महीने के बारे में। फरवरी के बाद अगला महीना कौन आता है? मार्च। मार्च के शेष दिन बच गए 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर के 14। ये लीजिए साहब, ये आ गए आपके शेष दिन। और इनमें भी अगर अपन आगे चले तो शेष दिन में इसके 14 दिन का मतलब शेष 0 है और इसके भी 14 दिन का मतलब शेष 0 है। ये कुल शेष दिन के साथ। अब इन शेष दिनों को भी जोड़ेंगे तो इनमें भी जो 7-7 के जोड़े हैं उनको अपन हटाते चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये हो गया 3 और 3 6 2 8 का एक दिन, 3 और 3 6 2 8 का एक दिन, 3 और 2 5 है, इसके 5 दिन। ये अपने शेष दिन आ रहे और इन शेष दिनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 2 और 5 7। 7 का मतलब क्या हो गया? शेष हो गया 0। 0 शेष होने का मतलब क्या है कि यहां पर शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब शनिवार में 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 14 नवंबर को शनिवार है तो उस वर्ष की 14 फरवरी को भी वार क्या रहेगा? शनिवार ही रहेगा। अपने क्वेश्चन का ये आंसर आ गया साहब, शनिवार। ये तो आया है सिस्टमेटिक जो तरीका जो कि लगभग सभी जगह पढ़ा जाता है, जो प्रचलित तरीका है उसके माध्यम से इसका आंसर। लेकिन अगर अपन इससे भी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करना चाहें, अपन डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने का तरीका है पंचांग। आप पंचांग का सहारा लीजिए, पंचांग के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का सीधा उत्तर निकाल सकते हो। अब आप ये देखिए, आपको कौन सा महीना दिया है अगले में? 14 नवंबर का वार दिया। 14 नवंबर का वार क्या है? शनिवार। वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो वर्ष कौन सा माना जाएगा? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में नवंबर का पंचांग महीना कौन सा होता है? पंचांग महीने के लिए शब्द याद रख लो, फरमान। मतलब कौन कौन से महीने हैं? फर का मतलब तो हो गया फरवरी, मा का मतलब हो गया मार्च और न का मतलब क्या हो गया? नवंबर।
ये तीनों महीने पंचांग में शामिल होते हैं, इसका मतलब इनकी समान तारीख का वार भी क्या रहता है, समान। तो नवंबर का दे रखा है, फरवरी का पूछा है, बात सीधी सीधी क्लियर होगी ना। 14 नवंबर और 14 फरवरी तो पंचांग के महीने, इसका मतलब इन दोनों की 14 तारीख का वार क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, शनिवार आ गया। कुछ करना ही नहीं। मेरे हिसाब से अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई समस्या आपके सामने नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तीन तरीके इस क्वेश्चन के बता दिए। कुल दिन लेकर अगर अपन हल करें तो कुल दिन के अनुसार कर सकते हैं, शेष दिन के अनुसार करें तो शेष दिन के अनुसार कर सकते हैं, और अगर पंचांग का सारा लेकर करें तो अपन पंचांग के अनुसार कर सकते हैं। सारे ही तरीके आपके अकॉर्डिंग है, जो इनमें से आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट है अगर आपने पंचांग पढ़ा है तो ये तरीका, जिसमें आपके टाइम की बिल्कुल भी खपत नहीं होगी, आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आपकी पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं 2 4 5 क्वेश्चन इस महीने पर आधारित टाइप के लिख देता हूं, जिनको आप खुद सॉल्व करके देख सको, ताकि उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि चलो ये तरीका भी अपने अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया। जैसे दिनों पर आधारित वाला तरीका आपके अच्छी तरह से दिमाग में बैठा हुआ है, वैसे महीने वाला बैठ जाए तो फिर उसके बाद में कल अपन बात करेंगे वर्ष पर आधारित, जो कि इस पूरे कैलेंडर का सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उस पर 4 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन आप रफ कॉपी और पेन उठाकर उनको लिखकर खुद सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि अगर एग्जाम में कभी महीने पर आधारित क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत ना हो, या फिर दोबारा आपको कभी इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए साहब, क्वेश्चन है 11 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 17 जून 2008 को क्या वार होगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, किसी अधिवर्ष का क्रिसमस डे सोमवार को आता है, किसी अधिवर्ष का क्रिसमस डे सोमवार को आता है, तो उसी वर्ष का विश्व योग दिवस किस वार को आएगा? यहां पर ये जो दिन है, ये एक तरह से यहां जीके के कुछ पॉइंट भी तैयार हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट दिन लिख देता हूं मैं। क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर को, और योग दिवस जो है वो होता है 21 जून को। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। वर्ष 1993 की मकर संक्रांति गुरुवार को आती है, तो उसी वर्ष का शिक्षक दिवस किस वार को आएगा? ये सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर मकर संक्रांति जो है वो आती है 14 जनवरी को, और शिक्षक दिवस जो है वो आता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, यदि स्वतंत्रता दिवस
सोमवार को आता है, तो गणतंत्र दिवस किस वार को आएगा? ये दोनों डेट तो मेरे हिसाब से आप जानते ही हो। भारतवर्ष में रहकर अगर इस भारत के दो सबसे बड़े पर्व है, भारत के जो सभी धर्मों को मानने वाले सबसे बड़े दो त्योहारों की डेट ही अगर अपने को न पता हो तो फिर तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जिसमें एक वह दिन है जो अपने देश आजाद होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एक वो दिन है जो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान स्थापित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सवाल और लिख देते हैं जिसके माध्यम से ये 5 क्वेश्चन जब आप खुद कर लोगे तो ये पूरा का पूरा महीने पर आधारित टाइप आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, लीप वर्ष की गांधी जयंती, लीप वर्ष की गांधी जयंती शनिवार को आती है, तो उसी वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस वार को आएगा? ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये पांचों क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करके देख लेंगे तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे वर्ष पर आधारित, जो कि कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और वो कंप्लीट होने के बाद ये लगभग टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। 2-3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।